Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. I am your bio teacher Prem sir. Dear students, today I will introduce the lesson 9th class 10th biology. So let's start now. Dear students, आज हम आप लोगों को क्लास 10 के अंतर्गत बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। हेरिडिटी और इवोल्यूशन का मतलब होता है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। सबसे पहले मैं आनुवंशिकता पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आनुवंशिकता की जो न्यू थी डब्ल्यू बेटसन ने डाली थी और आनुवंशिकी की खोज की थी वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन के अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जैव विकास में जैव विकास के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैव विकास है क्या। क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई जीव जंतु होता है उसका जन्म होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, विकास होता है। तो जैव विकास के अंतर्गत हम सबसे पहले लैमार्कवाद पर चर्चा करेंगे। लैमार्कवाद की बात करें तो लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। लैमार्क ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फिलॉसफिक ज़ूलॉजी। वैज्ञानिक लैमार्क ने अपने पुस्तक के माध्यम से जंतुओं के बारे में बताया था। सबसे पहला इनका उद्देश्य था जीवों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई जीव जंतु होता है वो डे बाय डे वृद्धि करता रहता है। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी जीव को जन्म होता है या कोई पेड़ पौधा होता है वो लंबाई में वृद्धि करता रहता है। तो जीवों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रत्येक जीव जंतु। अब जंतुओं की अगर हम बात करें तो आप लोगों को बताना चाहूँगा जरायुज। जरायुज और अंडयुज किसे कहते हैं? जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं और जो अंडे जन्म देते हैं उन्हें हम अंडयुज कहते हैं। अक्सर करके देखा गया है कि कुछ जीव जंतु होते हैं जो अंडे देने के बाद बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उसका नाम है एकिडिना डकबिल प्लेटिपस। अब हम जीवों में प्रवृद्धि करने यानी कि जीवों में वृद्धि करने की जो प्रवृत्ति है इसका उद्देश्य है कि जीव जंतु वृद्धि करते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, वातावरण का सीधा प्रभाव जो भी जीव जंतु होता है उसका वातावरण पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अक्सर करके देखा गया है कि जब भी कोई जीव जंतु है उसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और वातावरण पर ही रहकर वो एडाप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। अक्सर करके हमने देखा है कि कुछ जीव जंतु होते हैं जो वातावरण में रह करके अपनी क्रियाकलाप करते हैं। अगर बरसात होती है तो बरसात के अनुसार जीवन यापन करते हैं, अगर गर्मी पड़ती है तो गर्मी के अनुसार जीवन यापन करते हैं, अगर ठंडी पड़ती है तो ठंडी के अनुसार जीवन यापन करते हैं। यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम वातावरण के प्रभाव की बात करें तो इसमें हम उदाहरण वैज्ञानिक लैमार्क ने जिराफ का उदाहरण लिया। वैज्ञानिक लैमार्क ने बताया कि जिराफ के पूर्वज पहले बकरी के समान जीवन यापन करते थे। वहाँ पर जो है जलवायु में परिवर्तन नहीं था, पेड़ पौधे और घास झाड़ियाँ थी जिसको खाकर जीवन यापन करते थे। 10 सेंटीमीटर से कम बरसात होने के कारण धीरे धीरे वहाँ पर डिजर्ट बन गया, रेगिस्तान बन गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बरसात कम होती है तो उस समय पर हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। आप लोगों ने बरसात में और गर्मी के सीजन में देखा होगा, बरसात में हर जगह पर आपको घास और अन्य छोटे पौधे दिखाई देंगे, लेकिन गर्मी के सीजन में बहुत कम दिखेंगे क्योंकि पानी उनको प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जिराफ को संकट हो गया। तो वैज्ञानिक ने जिराफ का उदाहरण इसलिए बताया क्योंकि जिराफ ने स्ट्रगल करना शुरू किया और स्ट्रगल करने के साथ साथ
अपनी गर्दन और अगली टांगों को उचक उचक करके पेड़ पौधों की पत्तियां खाने का प्रयास किया और धीरे धीरे यह उपार्जित लक्षण वंशागत लक्षण में परिवर्तित हो गया। जिन जीवों यानी कि जिराफ ने इसमें संघर्ष किया और विजयी हुए, और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया वे विजयी नहीं हुए। तो बेटे ये जो वातावरण का प्रभाव था, इसमें जिराफ ने सबसे पहले अपने आप को एडाप्ट करने की प्रवृत्ति रखी और सफल हो गए। आज हमारे संसार में सबसे अगर कोई लंबा जंतु है तो वो जिराफ है। आइए हम चर्चा करते हैं सर्प में टांगों का होना। सर्प में टांगे होती हैं, और लेकिन चूंकि सर्प जो होता है उसकी आदत होती है रेंग कर चलना। तो जब रेंग कर वो चलता है तो ऐसे कंडीशन में उनके पैरों का कोई कार्य नहीं था। आपने सुना होगा कि अंगों का अनुप्रयोग और उपयोग अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वैज्ञानिक के अनुसार सर्प ने अपने टांगों का प्रयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे वे अवशेष के रूप में रह गई, क्योंकि जब भी सर्प किसी झाड़ी या घास में जाता था तो वहां पर उसकी पैर फंस जाते थे और उसको जो है बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ऐसे कंडीशन में उनके पैर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। अक्सर करके देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे हम लोग हैं, अगर दाहिने हाथ से लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इस अंग का प्रयोग मैंने ज्यादा किया। जिस अंग का हम प्रयोग ज्यादा करते हैं वो विकसित होता है, और जिस अंग का हम प्रयोग कम करते हैं वो विकसित नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। जिराफ ने अपनी अगली टांग और गर्दन का प्रयोग ज्यादा किया, धीरे धीरे वह लक्षण उपार्जित होकर वंशागत हो गया। अगर हम उपार्जित लक्षण और वंशागत लक्षण की बात करें बेटे, तो उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे संसार में जो लड़कियां होती हैं उनकी नाक कान छेदने की प्रथा होती है, लेकिन जब उन्हीं लड़कियों से हमारे संतानें जन्म लेती हैं तो कभी भी नाक कान छिदी हुई संतानें उत्पन्न नहीं होती हैं। इसका कारण है कि यह लक्षण वंशागत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की अगर हम वंशागत की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो उपार्जित लक्षण की वंशागत का मतलब होता है कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव जीन्स पर पड़ता है और वे वंशागत हो जाते हैं, तो इन्हें हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। वैज्ञानिक लैमार्क की आलोचना की थी वैज्ञानिक बीजमान ने। वैज्ञानिक बीजमान ने क्या किया, एक चूहा लिया और उस चूहे की पूंछ लगातार 7 पीढ़ियों तक काटते रहे, लेकिन बिना पूंछ कटे हुए चूहे उत्पन्न नहीं हुए। इसका कारण था कि यह लक्षण वंशागत नहीं हुआ, इसका प्रभाव जीन्स पर नहीं पड़ा, जिसके कारण यह लक्षण वंशागत नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लैमार्कवाद। लैमार्कवाद के बाद हम चर्चा करेंगे डार्विनवाद। अगर हम डार्विनवाद की बात करें तो डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन यानी कि वैज्ञानिक डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। और इनकी जो पूरी पुस्तक का नाम था उसका नाम था ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। तो बेटे मैं चार्ल्स डार्विन के बारे में बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिक डार्विन ने 22 साल की उम्र में ही बीगल नामक जहाज में विश्व सर्वेक्षण का मौका इन्हें मिला। इन्होंने अमेरिका तथा अन्य द्वीपों में जाकर के विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकृति वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति में सभी अभिलेखों को दर्शाया।
अगर हम पुस्तक की बात करें तो प्रकृति वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति, उसका मुख्य उद्देश्य था जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। अब प्रत्येक जीव जंतु अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखता है। आपने देखा होगा कि अगर हम मनुष्यों की बात करें तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, ये सभी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता की बात करें तो अगर हम एक मादा स्कैरिस लें तो अपने जीवन काल में 2 करोड़ से ज्यादा अंडे देती है। अगर सभी अंडों का निषेचन हो जाएगा तो सभी निषेचित अंडों से स्कैरिस का निर्माण हो जाएगा और पूरे संसार में स्कैरिस के ही जंतु ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी जीव जंतु जनन की क्रिया करते हैं, जनन क्रिया के बाद संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें हम जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता कहते हैं। यानी कि प्रत्येक जीव जंतु जनन करने के पश्चात अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखता है। इसके बाद अब जन्म के बाद होता है स्ट्रगल, यानी कि जीवन संघर्ष। रहने के लिए जंतुओं को संघर्ष करना पड़ेगा। अगर जीव जंतु संघर्ष नहीं करेंगे तो उनका जीवन संभव नहीं है, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे किसी स्थान के लिए हो। जो जीव जंतु संघर्ष करते हैं, विजयी होते हैं और रहकर जीवन यापन करते हैं। इसके बाद आता है विभिन्नताएं, वेरिएशंस। प्रत्येक जीव जंतु आपने देखा होगा, चाहे वो माता पिता एक हो, माता पिता की हूबहू एक जैसी संतानें नहीं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। तो विभिन्नताएं का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव जंतु अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखता है। इसके पश्चात भी कुछ जीव जंतु होते हैं जिनकी संतानें बिल्कुल हूबहू नहीं होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे नई जातियों की उत्पत्ति। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तो वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार ये सिद्धांत है कि इनके अनुसार प्रकृति वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, यानी कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इसके अतिरिक्त आपको मैं बताना चाहता हूं कि नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तो जो आपका ये लेसन है आनुवांशिकता तथा जैव विकास, जैव विकास के अंतर्गत जंतुओं के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। आप लोगों ने देखा होगा वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार ये था कि कोई भी व्यक्ति अपने ही समान संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो या मास्टर का लड़का मास्टर हो या रिक्शा चलाने वाले का लड़का रिक्शा चलाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। तो मैंने आज आप लोगों को डार्विनवाद के बारे में बताया। डार्विनवाद में मैंने आपको जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, बी सेफ एंड टेक केयर।